मुंबई, जिसे दोस्तों सपनों का शहर कहा जाता है, जहां की लोकल ट्रेनें कभी रुकती नहीं और यहां की जिंदगी कभी धीमी नहीं होती। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक चीज जो मुंबईकर को उसकी मां और पत्नी के हाथ के खाने से जोड़े रखती है, वो है दोस्तों मुंबई का टिफिन। एक ऐसी सर्विस जहां अनपढ़ या फिर कम पढ़े लिखे लोग हर दिन लगभग 2 लाख टिफिन डिब्बे घर से उठाकर सही इंसान के दफ्तर की टेबल तक पहुंचाते हैं, और वो भी बिना किसी कंप्यूटर, बिना इंटरनेट और बिना जीपीएस के। इनकी सटीकता इतनी जबरदस्त है कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने इस पर केस स्टडी बनाई और फोर्ब्स ने इन्हें 6 सिग्मा रेटिंग दी, और ब्रिटेन के राजा प्रिंस चार्ल्स और रिचर्ड ब्रैंसन जैसी हस्तियां इनसे मिलने भारत भी आईं। लेकिन दोस्तों, आज कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है। जो सिस्टम 130 सालों तक बिना किसी गलती के चलता रहा, जिस मॉडल की मिसाल पूरी दुनिया देती थी, आज वो मॉडल अपने वजूद की जंग लड़ रहा है। आखिर कैसे 100 रुपए से शुरू हुई एक मामूली सी डिलीवरी सर्विस विश्व की सबसे एफिशिएंट लॉजिस्टिक कंपनी बन गई, और क्यों जोमेटो, स्विगी, वर्क फ्रॉम होम और महामारी के बाद ये ऐतिहासिक कारोबार धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ बढ़ रहा है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डब्बा वालों के उभार और उनके सीक्रेट कोड यानी कि मास्टर लॉजिक और उनके डाउनफॉल की पूरी इन डेप्थ कहानी को डिकोड करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी कहानी शुरू होती है साल 1890 में। उस समय मुंबई पर अंग्रेजों का राज था। मुंबई तेजी से एक इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब बन रहा था, और अलग अलग समुदायों के लोग गुजरात, महाराष्ट्र, पारसी, ब्रिटिश काम की तलाश में बॉम्बे आ रहे थे। अब दोस्तों उसी दौर में एक पारसी बैंकर को अपने दफ्तर में रोज गर्म और घर का बना खाना खाने की इच्छा हुई। उस जमाने में रेस्टोरेंट बहुत कम थे और अलग अलग धर्मों के खान पान के नियम भी बहुत सख्त थे। उस पारसी बैंकर ने महादू हाउजी चौधरी के नाम के एक युवक को काम पर रखा, और काम सिंपल था, घर से टिफिन उठाना और बैंक तक पहुंचाना। जल्द ही दूसरे लोगों को भी ये आइडिया पसंद आया और महादू चौधरी ने भांप लिया कि इसमें एक बड़ा बिजनेस छुपा है। उन्होंने दोस्तों पुणे के पास वरकड़ी संप्रदाय के युवाओं को इकट्ठा किया और एक छोटी सी डिलीवरी टीम बनाई। अब यहाँ पर एक रोचक तथ्य की बात करते हैं कि वरकड़ी समुदाय के लोग भगवान विट्ठल के भक्त माने जाते हैं। इनके लिए अन्नदान और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, और यही कारण थी कि डब्बा वालों के अंदर काम को लेकर कामचोरी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक निष्ठा थी। अब दोस्तों 1950 तक ये एक असंगठित ढांचा था, लेकिन 1956 में इसे एक आधिकारिक ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर किया गया, नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर्स ट्रस्ट। इसके बाद डब्बा वालों का यह सिस्टम एक संस्था बन गया। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जब अधिकांश डब्बा वाले बहुत कम पढ़े लिखे और अक्सर 8वीं या 10वीं पास या फिर उससे भी कम थे, तो फिर हर दिन लाखों टिफिन बिना किसी अदला बदली के सही जगह कैसे पहुंचते हैं? इसका जवाब छुपा हुआ होता है इनके अल्फा न्यूमेरिक कलर कोडिंग सिस्टम में। इसके लिए दोस्तों स्क्रीन पर दिए गए इस कोड सिस्टम को आपको समझना होगा। सबसे पहले देखिए VLP और E और 12। अब यहाँ पर VLP का मतलब है विलेपाले यानी कि पिकअप स्टेशन, और E का मतलब है एग्जिट और यानी कि ड्रॉप स्टेशन, यानी कि जैसे कि एल्फिंस्टन रोड, और 12 का मतलब है बिल्डिंग फ्लोर और डिलीवरी नंबर। सुबह 8:30 से 10:30 के बीच डब्बा वाला साइकिल या फिर पैदल चलकर मुंबई के घरों से टिफिन कलेक्ट करता है। 10:30 से 11 के बीच सभी टिफिन को नज़दीकी लोकल रेलवे स्टेशन पर लाया जाता है, और यहाँ पर कोड के हिसाब से टिफिन को अलग अलग लकड़ी के तख्तों में सेट किया जाता है, और 11 से 11:30 टिफिन को लोकल ट्रेन के लगेज डिब्बे में लादा जाता है। और यहाँ टाइमिंग इतनी सटीक होती है कि अगर ट्रेन 20 सेकंड के लिए रुकती है तो डब्बे लादने का समय 15 सेकंड में पूरा हो जाना चाहिए। और 11:30 साढ़े 12 के बीच डेस्टिनेशन स्टेशन पर उतरकर डब्बा वाले टिफिन को एरिया वाइज बांटते हैं, और ठीक 1 बजे से पहले ग्राहक की टेबल पर गर्मा गर्म खाना पहुंच जाता है। इसी सटीकता के कारण फोर्ब्स पत्रिका ने इन्हें 2001 में 6 सिग्मा क्वालिटी सर्टिफिकेट दिया, और इसका मतलब है कि इनकी एरर 99.9999% से भी कम है। अगर आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की नज़र से देखें तो मुंबई के डब्बा वाले मैनेजमेंट का एक अद्भुत नमूना है। यहाँ कोई CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर प्यून नहीं है। सभी 5000 प्लस डब्बा वाले इक्वल पार्टनर, समान भागीदार हैं। सभी को समान कमाई मिलती है और सब खुद के मालिक होते हैं। ये गाड़ियों या फिर मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल नहीं करते। ये सिर्फ 3 चीज़ों का उपयोग करते हैं: पैदल चलना, साइकिल और मुंबई लोकल ट्रेन। इससे इनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम रहती है। काम के दौरान शराब पीना सख्त मना होता है, आप पर जुर्माना लग सकता है। हमेशा सफ़ेद वर्दी और गांधी टोपी पहनना अनिवार्य होता है, और बिना बताए छुट्टी लेने पर
पेनाल्टी लगा दी जाती है। 2000 के दशक में डब्बा वालों का नाम दुनिया भर में गूंजने लगा। 2003 में जब प्रिंस चार्ल्स भारत आए तो वो डब्बा वालों से मिलना चाहते थे, लेकिन डब्बा वालों ने साफ कह दिया, हम अपना काम छोड़कर नहीं आ सकते, आपको हमारे शेड्यूल के हिसाब से स्टेशन पर ही मिलना होगा। और प्रिंस चार्ल्स ने उनकी शर्तें मानी। रिचर्ड ब्रैंसन खुद मुंबई आए, डब्बा वालों के साथ टिफिन उठाए और उनके बिजनेस मॉडल को समझा। ओलंपिक टॉर्च रॉक 2001 के एथेंस ओलंपिक में डब्बा वालों को ओलंपिक टॉर्च ले जाने का सम्मान मिला था। डब्बा वाले अब सिर्फ लॉजिस्टिक वर्कर नहीं रहे थे दोस्तों, वो मुंबई के आइकॉन यानी कि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मुंबई बन चुके थे। लेकिन फिर आता है वो दौर जहां से इस 130 साल पुराने साम्राज्य की नींव हिलने लगती है। जो सिस्टम टेक्नोलॉजी को बिना छुए 130 साल तक मुस्कुराता रहा, वो आधुनिक दुनिया के बदलावों के आगे बेबस होने लगा। आइए समझते हैं डब्बा वालों के डाउनफॉल के सबसे बड़े 4 कारण। दोस्तों 2015 के बाद भारत में फूड डिलीवरी का डिजिटल रेवोल्यूशन आया। स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियों ने लोगों की आदतें बदल दी। अब युवाओं को सुबह 8 बजे घर पर खाना बनाने की जरूरत नहीं थी, वो एक क्लिक पर ऑफिस में ही तरह तरह का खाना ऑर्डर कर सकते हैं। नए आईटी पार्क्स और कॉरपोरेट ने अपने दफ्तरों में ही विशाल इन हाउस कैंटीन और कैटरिंग सर्विस शुरू कर दी। कंपनियों ने बाहर से टिफिन डब्बे लाने पर सुरक्षा और साफ सफाई के नाम पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया। 2020 में आई कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने डब्बे वालों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और मुंबई की लोकल ट्रेनें महीनों तक पूरी तरह बंद रहीं। दफ्तर बंद हो गए और लोग वर्क फ्रॉम होम पर चले गए और परिणाम ये हुआ कि जहां लॉकडाउन से पहले 5000 से अधिक डब्बा वाले रोज 2 लाख टिफिन पहुंचाते थे, वहीं लॉकडाउन के बाद ये संख्या घटकर सिर्फ 20% रह गई। हजारों डब्बा वाले काम छोड़कर अपने गांव पुणे, सतारा, सांगली वापस लौटने पर मजबूर हो गए। पुराने डब्बे वाले अब बुजुर्ग हो रहे हैं। नई पीढ़ी यानी कि उनकी संतानें उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं और वो इस कठिन और कम कमाई वाले, जिसे 12,000 से 15,000 रुपए महीने वाले और शारीरिक रूप से थका देने वाले काम को करना ही नहीं चाहते। अब बात आती है क्या मुंबई के डब्बा वाले हार मान चुके हैं? बिल्कुल भी नहीं। अस्तित्व के इस संकट से निपटने के लिए डब्बा वालों ने भी खुद को री इन्वेंट करना शुरू कर दिया है। सेंट्रल किचन और क्लाउड किचन अब डब्बा वाले खुद का खाना बनाकर सप्लाई करने के मॉडल पर काम कर रहे हैं। लास्ट माइल डिलीवरी पार्टनरशिप, वो कई ई कॉमर्स कंपनियों और ऑर्गेनिक फूड ब्रांड्स के साथ डिलीवरी पार्टनर के रूप में हाथ मिला रहे हैं। डिजिटल प्रेजेंस, अब वो व्हाट्सएप और वेबसाइट के जरिए भी बुकिंग स्वीकार करने लगे हैं। मुंबई के डब्बा वालों की कहानी हमें बिजनेस और लाइफ के 2 सबसे बड़े सबक सिखाती है। पहला सबक है अनुशासन और सरलता। काम के प्रति निष्ठा और सिस्टम की सादगी ही आपको दुनिया में मिसाल बना सकती है। और दूसरा सबक समय के साथ बदलाव। आप चाहे कितने भी सफल क्यों ना हो, अगर आप समय के साथ तकनीक और ग्राहकों की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को नहीं बदलेंगे तो वक्त आपको पीछे छोड़ देगा। अब मुंबई के डब्बा वाले केवल एक डिलीवरी सर्विस नहीं है, वो इस शहर की आत्मा और इसकी रफ्तार का प्रतीक है। उम्मीद है कि ऐतिहासिक नेटवर्क एक नए रूप में फिर से उठ खड़ा होगा। अब दोस्तों आपको डब्बा वालों का ये 130 साल पुराना सफर और उनका ये मैनेजमेंट मॉडल कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि वो जोमेटो और स्विगी के दौर में वापसी कर पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और ये केस स्टडी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।